आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं सेम जो सब्जेक्ट है अपना कि व्हाट आफ्टर नेक्स्ट 12th। बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है। बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं। बहुत ज़्यादा डेटा इन्फॉर्मेटिक है आसपास। सो इसी को कंसीडर करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। मैं अपने कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ जहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चूज़ करना है। सोशल चॉइस चूज़ करनी है या अपनी चॉइस चूज़ करनी है या अपने इंटरेस्ट को क्रिएट करके अपनी चॉइसेस बनानी है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं अभी के करंट एजुकेशन प्रोसेस से। जैसा आप लोग को आइडिया होगा कि 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इंट्रोड्यूस की है। यूजली एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने इंडियन गवर्नमेंट में पोस्ट इंडिपेंडेंट काम नहीं हुआ है, जिसके बेसिस पे मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जो पॉलिसी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। क्योंकि आप ये सोचो कि जिन्होंने 2010 में, 2000 में, 1990 में अगर 10th 12th पास किया होगा, तो वो एक सेम ही सब्जेक्ट वो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते हुए चले आ रहे थे। उसको उन्होंने कैसे ब्रेक थ्रू किया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू फेज़ वो चीज़ें चेंज नहीं हुई। जिनको चेंज करना हमारी गवर्नमेंट की, सोसाइटी की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल थी, नहीं थी, उन सबको रिव्यू करना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम लिया, लेकिन स्टिल वो उन्होंने 2020 में उस चीज़ को अनाउंस किया। इससे पहले 1968 में ये प्रोसेस को एक बार रिव्यू किया गया था, जहाँ पर 10+2 वाला जो कॉन्सेप्ट अपनाया था, उसके बाद फिर कुछ माइनर चेंजेस थे। देन ये 2020 में जो पॉलिसी आई है, जिसके बेसिस पे 5+3+3+4 के बेसिस में हम लोग चेज़ कर रहे हैं। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीज़न क्या है ना कि इसमें सबसे पहले वो आपके फंडामेंटल प्रोसेस को, जब आप कहना है कि जस्ट आपने कहना कि शुरुआत की है पढ़ाई की, आपको वहाँ से कवर करेंगे। देन प्राइमरी स्टेज में आपको कवर करेंगे, देन आपका मीडिएटर स्टेज में आपको कवर करेंगे, देन ऑब्वियसली वो जो 4 साल का पीरियड रहता है, उसमें आपका रहेगा। जिसमें आपको कोडिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस पर्टिकुलर थिंग पे, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको करियर डिसाइड करना है। आपके पास बहुत बड़ा एक फोरम होगा, बहुत बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म होगा, जिसके बेसिस पे आप अपने करियर को डिसाइड कर सकते हो। इसी को आगे बढ़ाते हुए अ, अगर हम बात करते हैं कि मेजर 3 कैटेगरी आती हैं, जिसके बेसिस पे स्ट्रीम डिवाइड होती हैं। स्पेशली 10th के बाद साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम। ये 3 स्ट्रीम है, जिसके बेसिस पे साइंस में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आ जाता है, बीएससी कैटेगरी आ जाती है, आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन आ जाता है, जहाँ से आप मेडिकल और अदर थिंग्स की आप पढ़ाई कर सकते हो। सेम कॉमर्स में आप कॉमर्स सेगमेंट में, जहाँ पे आप सेगमेंट ऑफ कोर्सेज़ कर सकते हो। सेम आर्ट्स में आप बीए, बीसीए, ये सारी चीज़ें आप उसके थ्रू आप कवर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि करना क्या है, एक्चुअली में करना क्या है, कि आपको साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी है, आपको आर्ट करनी है, आपको कॉमर्स करनी है। 90% डिसीज़न अभी तक सोशल इन्फ्लुएंस में हम लोग लेते हैं कि मेरे चाचा के बेटे ने साइंस लिया था, मेरे पड़ोसी ने साइंस लिया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड मैथ में अच्छा है, तो मुझे साइंस लेनी है बाय डिफ़ॉल्ट है। मेरे मैथ में मोर देन 80 नंबर आए हैं, मुझे साइंस लेनी है। सो कुछ ऐसे पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, जिसके बेसिस पे हम कॉल लेते हैं। रीज़न कि आर्ट्स को हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में नहीं कंसीडर करते हैं, स्पेशली इन मीडिएटर और सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। मतलब सबके साथ है, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कि फॉर ए स्पेशल सेगमेंट, ये सबके साथ है कि अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं जो हमारी सोसाइटी ने पिछले 40-50 साल, 60 सालों में किया हुआ है। हमें इसको ब्रेक करना है और हमें कन्विंस करना है। वो एलिमिनेट हमें अपने लेवल पे करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हो, जो एक बेसिक पैटर्न है कि आप बीएससी चूज़ करते हो। बीएससी के बाद आप कुछ अ, प्रिपरेशन करते हो, आइदर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो, अदरवाइज़ आप यूपीएससी करते हो, अदरवाइज़ आप अ, एसएससी करते हो, अदरवाइज़ आप
कोई अपना स्टार्टअप करते हो, राइट? बहुत बड़ा पोर्टफोलियो वहाँ से ओपन हो जाता है। आप कोई बिजनेस करते हो। सिमिलरली आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हो, देन आप बीटेक करते हो। बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप जॉब करते हो। जॉब बीटेक कंप्लीट करने के बाद आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए एक बैचलर डिग्री हो जाती है। बैचलर डिग्री के बाद आप एक प्रोफेशन चूज कर सकते हो। सेम गोज विद द एवरी प्रोफेशन। हमें इसको बहुत अच्छे से चैनलाइज कैसे करना है, हमें समझना होगा। जब आप 12वीं में होते हो, जब आप 12वीं पास कर रहे होते हैं या 12वीं पास कर चुके होते हो, तो आपके लिए सबसे टिपिकल कॉल होता है कि अब आपको क्या करना है। क्या 12th आपने साइंस ही किया है, उसके बाद क्या आप बीए नहीं कर सकते? बीए करने के बाद आप कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर सकते हो? क्या एग्जाम की तैयारी करना मैंडेटरी है? क्या कोई और करियर ऑप्शन है अपने पास? तो हमें है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एक टेबल पे रखना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा। हमें ब्लाइंडली नहीं रन करना है। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा एजुकेशनल बैकग्राउंड से। जो टिपिकल माइंडसेट है कि आपने ग्रेजुएशन किया नॉर्मल बीए बीएससी, देन आप एक प्रोफेशन के साथ आप जुड़ जाते हैं, देन आप वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, देन आप किसी परमानेंट प्रोफेशन में आप एंट्री करते हैं। अगर आप एनालाइज करते हैं, आप अगर अपनी सोसाइटी और अपने क्या ना सराउंडिंग्स को एनालाइज करोगे, आप देखोगे सक्सेस रेशियो आप क्या मिल रहा है आपको। सक्सेस रेशियो, मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि 100 लोग अगर एफर्ट्स कर रहे हैं और उनको कितना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जो उनकी रिक्वायर्ड थिंग है वो उनको मिल रही है, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये आपको खुद जज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई यूनिफॉर्मली फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको बता दूं कि 10% 20% है, राइट? सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आपकी सोसाइटी में 100 लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर 12th पास किया है? 12th में 100 लोगों में जिन्होंने 12th पास किया है, उसमें से कितने लोगों ने ट्रेडिशनली कोर्स ऑप्ट किए हैं लाइक बीए बीएससी? कितने लोगों ने प्रोफेशनली कोर्स ऑप्ट किए हैं लाइक बीटेक एमबीबीएस और अदर थिंग्स? और कितने लोग डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं? कितने लोगों ने डायरेक्टली स्टार्टअप्स में एंट्री की है? स्टार्टअप्स इन द सेंस उन्होंने कुछ अपना ही इन्वेंट किया है, फैमिली डिपेंडेंसी कुछ नहीं होने के बाद भी उन्होंने अपना कुछ छोटा मोटा चालू किया है। आपको देखना पड़ेगा। आप क्या पाओगे कि आपके आउट ऑफ 100 जो भी लोग होंगे, उसमें से 50% लोगों ने प्रोफेशनली कोर्स ऑप्ट किया होगा लाइक बीटेक और अदर थिंग्स। 40% लोगों ने अपना नॉर्मल कोर्स ऑप्ट किया होगा बीए पीएससी। 10% लोगों ने अपना आपका जाके कुछ फैमिली बिजनेस या कुछ ऐसा ऑप्ट किया होगा। और हार्डली अगर 1% या 2% लोगों ने कुछ अपना स्टार्ट किया होगा, जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि नहीं किया होगा, राइट? अब बातें हैं कि हमें क्या करना है, आपको क्या करना है। आपको डिसाइड करना है कि सारे लोग किस पर्टिकुलर जंक्शन पे जाके मिल रहे हैं। मैं अपना करियर स्टार्ट करता हूँ बीए और बीएससी से। मैं क्या करूँगा? मैं बीए बीएससी करता हूँ। मैं 12th के बाद 3 साल इन्वेस्ट करता हूँ। मैं 3 साल इन्वेस्ट करने के बाद मैं फिर गवर्नमेंट एग्जाम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ, क्योंकि अपना मोटो ही वो डिसाइड है ना कि हम लोगों को एक ऐसी जॉब लेनी जिसमें 40 से 50 हज़ार रुपये की सैलरी हो। 40-50 हज़ार रुपये की सैलरी के बाद हम लोगों का एक स्टेबल लाइफ हो जाएगा। देन हम लोग एक सोशल स्टेटस मिल जाएगा, उसके बाद हम लोगों की लाइफ सेट हो जाएगी और वगैरह वगैरह जो सोसाइटी में फेमस है। अब हमें समझना होगा कि क्या गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए सर्वाइवल है? क्या गवर्नमेंट जॉब से हमारा फ्यूचर में सर्वाइवल पॉसिबल है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज जो भी गवर्नमेंट टीचर है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, इन स्पेशली बी और सी कैटेगरी, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट बी के लिए, फॉर ए कैटेगरी, पे ग्रेड 4200, 4600, 4800 जो पे ग्रेड है, इनका जो बेसिक सैलरी है दैट इज अराउंड 42 से 45 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो रहा है। देन ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल होता है उनका, हार्डली 4%, 5%, 10% इंक्रीमेंट होके इनकी सैलरी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ कि अगर किसी ने अपनी जॉब आज 42 से 45 हज़ार रुपये से स्टार्ट की है, आफ्टर 4-5 ईयर्स उसकी उसकी सैलरी समवेयर अराउंड 53-54 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ती है। ये प्रपोर्शनली चलता रहेगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट चेंज नहीं आने वाला। अब आप ऐसा रिलेट करके देखो, आज आप 12th में हो और आज आपने 12th पास किया है, और आज आप सडनली बाहर निकल के आते हो और आज आपने बीए में इनरोल किया अपने आप को। बीए में इनरोल करने के बाद आपने 3 साल इन्वेस्ट किए,
आज आप 2025 में 2026 में हो, उसके बाद आपने 2 से 3 साल आपने गवर्नमेंट प्रिपरेशन की, जिसके बेसिस पे अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत आपका लक बहुत अच्छा है, आपने वो क्वालीफाई कर लिया, देन 2028 में आपकी जॉब लग गई, जहाँ पे आपको 40,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ पर मंथ आपको मिलना स्टार्ट हो गया। आज आप जिस भी सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, आपके लिए क्या ना बहुत बड़ा ड्रीम होगा 50,000 मिलना और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक अच्छा जीवन निकालने के लिए, एक बहुत स्टेबल जीवन करने के लिए, क्या गवर्नमेंट जॉब इनफ है? क्या गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सैलरीज़ जो डिपेंडेंसी इनफ है? मेरे हिसाब से नहीं है। आज अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा आप लीग से हट के आप जीना चाहते हो, आप अच्छे से आपका लिविंग स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए, सारी चीज़ें आपके सपोर्ट में होनी चाहिए, देन ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा लाइन से हट के आपको चीज़ें इनिशिएट करनी पड़ेंगी। उसका एक सबसे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि आपको कुछ और करना पड़ेगा। रीज़न कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आप गवर्नमेंट से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर खुद की एक लायबिलिटी है। उसको कंट्री चलानी है, टैक्सेशन से पूरी व्यवस्था चलनी है, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपका 80,000 1,60,000 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, आपको दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे। उसका उसके 2 तरीके हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में रह के आप करप्ट बन जाओ, ऑब्वियसली आप क्या है ना कि एन नंबर ऑफ अमाउंट कमा सकते हो, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, राइट? आप सी ग्रेड पे भी आप ऑलमोस्ट आप 2 ढाई लाख रुपए महीने कर सकते हो, ए ग्रेड पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। सो अगर आप ऑनेस्टली आप सिस्टम के साथ जाना चाहते हो, ऑनेस्टली आप रहना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के थॉट से बाहर आना पड़ेगा सबसे पहले। क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब का ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो क्या ना लोगों को, वो स्टूडेंट्स को प्राइमरीली स्टेज पे बहुत जकड़ के रखता है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको ऐसा बना के रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले उससे बाहर निकल के आना पड़ेगा। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर हम गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? हमें सिस्टम खुद डेवलप करने पड़ेंगे। हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम और क्या कर सकते हैं। जी। सो हम लोग और क्या कर सकते हैं अगर हम लोग गवर्नमेंट जॉब ऑप्ट नहीं करते हैं? गवर्नमेंट जॉब अगर हमारे लिए फ़ीज़िबल नहीं है। लेट्स सपोज़ हमने प्रोफ़ेशनल कोर्स नहीं किया है। हम किसी प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनी में नौकरी नहीं कर सकते हैं। सो हमारे लिए ईज़ी मीडियम क्या है? हमारे लिए ईज़ी मीडियम है, हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल बिज़नेस डेवलप कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? मैं आपको सिंपल एक थ्योरी बताता हूँ। सुनने में ऑकवर्ड है, हो सकता है बहुत डिमोटिवेटिंग हो, लेकिन दिस इज़ द बिटर ट्रुथ, वी हैव टू एक्सेप्ट। काइंड ऑफ कि एक चाय वाला है, एक दूध वाला है, या एक सब्जी वाला है। वो क्या करता है, सुबह सब्जी मंडी में जाके कुछ 4-5 हज़ार रुपए की सब्जी या 2-3 हज़ार रुपए की सब्जी अपने ठेले पे भरता है और उसको पूरे दिन में निकालता है। उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बात करता हूँ, दैट इज़ अराउंड 20-30% रुपीज़ उसका मार्जिन होता है। कि अगर वो 3,000 की सब्ज़ी उसने 1 दिन में भरी है, और अगर वो पूरे दिन अगर रन करता है, तो वो कुछ 600 से 700 रुपए का डेली का अर्न करता है, अगर वो पूरी सब्ज़ी अगर बेच देता है तो। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि पूरी सब्ज़ी बेच पाए। सो अगर उसकी 1 दिन में 3-4 हज़ार की सब्ज़ी खरीदी है और 3,000 की या 2,000 की सब्ज़ी बिक रही है, उसका 30% मार्जिन के अकॉर्डिंगली उसका 400 से 500 रुपए का एक मोटा-मोटा एक बेसिक कैलकुलेशन निकल के आता है, जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी है। ये उसका स्केल क्यों नहीं करता? सोसाइटी में इसको बहुत अच्छे से नहीं लिया जाता है कि अगर वो सब्ज़ी बेच रहा है या वो दूध बेच रहा है, तो उसको बहुत अच्छे से कंसीडर नहीं किया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी को टारगेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ चैलेंज क्या है? सब्ज़ी हर कोई खरीदता है शहर में, लेकिन उसके साथ चैलेंज क्या है? वो अकेला है, वो केवल 3,000 की सब्ज़ी खरीद सकता है और वो अकेले ही उसको सब्ज़ी बेचना है। तो वो क्या करेगा कि जितना अकेले मेहनत कर सकता है वो करेगा। अब लेट्स सपोज़ आप मैं आपको एक थ्योरेटिकल एक आपको आपको अज़्यूम करने को बोलूँगा कि आपको मैं बोलता हूँ, आपको 10 ठेले वाले हायर करने हो, राइट? आपका केवल 10% मार्जिन हो, आपका कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको 10 ठेले वाले हायर करने हैं, उनको क्या है ना कि ठेले लेके देने, उनकी सब्ज़ी जो सब्ज़ी वो खरीदेंगे उसका क्या है ना कि कोई ना कोई, और मैं आपको भी जुगाड़ बता दूँगा कि कैसे जुगाड़ होता है। सब्ज़ी आपको मिल जाए, आपको बस उनसे मार्केट में बिकवानी है,
ठेले वाले का पैसा नहीं लगा, ठेले वाले को केवल मेहनत करनी है, उसको केवल ठेला खींचना है, सब्जी बेचनी है। आपने उसको टारगेट दे दिया है कि एक दिन में कहना है कि 2000 की सब्जी बेचनी है, जो वो पहले भी बेचता था, आज भी बेचनी है। और पहले वो 20% कमाता था, वो पूरा रखता था, आज वो 20% कमाएगा, वो पूरा नहीं रखेगा। वो आप 5% पे काम करोगे, वो 15% रखेगा, 5% आपको देगा। आपने क्या ना कि एक दिन में एक ठेले वाले से 2000 की सेल पे आपने 5% कमाया, मतलब 100 रुपये आपने कमाया, राइट। अब आपने वहां पे 10 ठेले वाले रिक्रूट किए हैं, एक ठेले वाले पे 100 रुपये कमाया, 10 ठेले वाले पे आपने 1000 रुपये कमाया, जबकि आप अभी तक बाहर नहीं गए हो। और एक ठेले वाले ने कितना कमाया, वो एक 20% के मार्जिन पे 400 रुपये कमा रहा था, तो उसने 300 रुपये खुद रखे हैं, 100 रुपये आपको दे दिए। तो आपने यहाँ पे 10 ठेले वाले रिक्रूट किए थे, 10 ठेले वाले पे आपने 1000 रुपये कमा लिया, आपने कुछ नहीं किया, आपने उनको सब्जियां स्पॉन्सर्ड करके दे दी दूसरे तरीके से। आपने सब्जियों के पैसे उनसे नहीं लिए। आपने क्या किया, आपने ये ना कि सब्जी में सब्जी जो होलसेलर थे, आपने उनसे बात की कि ऐसे मेरे कुछ एक मुझे आपकी सब्जी चाहिए होगी, मैं डेली बेसिस पे आपसे सब्जी खरीदूंगा, मैं पैसे आपको क्या ना शाम को दूंगा। जो पैसे आपको 24 घंटे पहले मिलते थे ना, वो मैं आपको 24 घंटे बाद दूंगा। और उसने क्या ना आपको क्रेडिबिलिटी पे वो पैसा आपको देना चालू कर दिया, और आपको वो सब्जी मिलने लगी। आपने क्या किया, आपने बस कहना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपने उसको स्केल किया। जो सब्जी एक गली में बिक रही थी, वो आपने 10 गलियों में बेच दी, क्योंकि सब्जी तो सबकी रिक्वायरमेंट है ना। सिमिलर, अगर आपको दूध बेचना है, दूध पूरे घर की रिक्वायरमेंट है, सारी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, एवरी हाउस होल्ड की रिक्वायरमेंट है। दूध वाला काम बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस नहीं माना जाता, रीज़न कि वो बहुत लो स्केलिंग बिजनेस है। कोई भी बिजनेस जिसमें पैसा कम मिलेगा, वो लो स्केलिंग बिजनेस है, और उसको सोसाइटी में बहुत अच्छा फेम नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा कहना है कि उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिमिलर जो सब्जी में किया, वो आपको दूध में करना है। आपने 10 दूध वाले पकड़ लिए, आपने उनसे क्या किया, आपने उनको बोला कि उनको घर घर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने उनको बोला घर जाने की जरूरत ही नहीं है, कि मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपसे सारा दूध कंज्यूम करूँगा, मैं उसको एक जगह इकट्ठा करूँगा, उसके बाद मैं उनको पैकेजिंग करके मैं सोसाइटी में निकालूंगा 5% मार्जिन पे। पॉसिबल है। एन नंबर ऑफ थिंग्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन। आप सुबह नाश्ता करते हो, कचौड़ी बनाते हो, कचौड़ी खाते हो, उसमें कर सकते हो। आप जूस पीते हो, उसमें कर सकते हो। नारियल में नारियल का पानी पीते हो, आप उसमें कर सकते हो। ब्रेड ब्रेड खाते हो, ब्रेड बेच सकते हो, उसमें कर सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी होगी कि एंड ऑफ द डे हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 9वीं 10वीं 12वीं में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत पढ़ते हैं। यूज कहाँ पे आता है, यूज यहाँ पे आता है कि वो हमें बहुत अच्छा कमांड क्रिएट करती हैं हमारी मैथमेटिकली रीजनिंग के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उसमें एक्सपर्टीज हासिल करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि वो पर्सनल लाइफ में यूज़ नहीं आती है। क्योंकि जिस तरीके की जर्नी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे एंड ऑफ द डे हमें कमाना पैसा ही है। तो जब कमाना पैसा ही है, और वो भी लिमिटेड ही कमाना है, तो हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस क्यों नहीं डेवलप कर सकते। हम लोग, मैं आपको एग्जांपल मैं एन नंबर ऑफ थिंग्स आपको बता सकता हूँ। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप्स कैसे काम करते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कैसे जनरेट होते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होते हैं, जिनके बेसिस पे लोग अपने आप में आज इतने बड़े जाइंट हो गए। स्विगी सबने सुना है, जोमेटो सबने सुना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट सबने सुना होगा, ओला उबर सबने सुना होगा। सो मल्टीपल ऐसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पर जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है, लोगों को ईज दिया है। सो स्टार्टअप क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, स्केलेबल होते हैं, और सभी के लिए इक्वल होते हैं, और कोई भी स्टार्ट कर सकता है। दिस इज नॉट लाइक कि बेंगलोर या दिल्ली से ही स्टार्ट होंगे। स्टार्टअप राजस्थान से भी स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्टअप जयपुर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्टअप आपके कानपुर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्टअप आपके लखनऊ से भी स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्टअप आपके हमीरपुर बांदा औरैया जालौन से भी स्टार्ट हो सकते हैं, स्टार्टअप कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम हर जगह है, सॉल्यूशन भी हर जगह है, बट उसको ब्रेक करने वाला
जो एक्सपीरियंस पर्सन जो आप और हम जैसा चाहिए, वो ये वीडियो देख रहा है। उसका जानना बहुत ज़रूरी है। क्या वो अभी भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है? क्या वो अभी भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है? क्या वो अभी भी स्लो मूविंग जॉब देख रहा है? सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, नमस्ते, थैंक यू।